समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स के हवाले से कि डॉक्टर्स को आखिर पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और अगर कोई फीमेल डॉक्टर हो तो उसको कौन कौन से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सूफिया उमर बाजवा जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए फलक, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, उनमें जो सबसे लायक होते हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं। या शायद ये कहना चाहिए कि जब तक मेरी जनरेशन तक तो ये बात सही थी। आजकल के दौर में जो अब नई जनरेशन है वो उनमें इतना ज़्यादा इस प्रोफेशन को अब इतना लाइक नहीं किया जाता। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे आजकल डॉक्टर नहीं बनना चाहते। अच्छा। क्योंकि वो ये रियलाइज कर चुके हैं कि इस शोबे में, इस पेशे में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। ठीक है। और काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को देना पड़ता है। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, जैसा मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियन हूँ और एक औरत होते हुए वैसे भी औरतों के बहुत सारे ख़वातीन के चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि जब एक लड़की डॉक्टर बनती है तो उस वक्त उसकी शादी की एज होती है, अमूमन उस वक्त उसकी शादी हो जाती है, फिर उस दौरान उसके बच्चे होते हैं। सो उन सारे चैलेंजेस को घर को नेविगेट करके फिर उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है। तो हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है ना डॉक्टर्स की लाइफ का, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है, जाहिर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर की जाती है। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो ट्रेनिंग है, लेकिन कम है। ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की जाती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग से गुजरना जो है वो एक लिटरली एक जंग लड़ने के बराबर होता है। क्योंकि आज स्टेज आपके पास है। वैसे हम हमेशा पेशेंट्स की बात करते हैं, अवाम की भलाई की बात करते हैं, लेकिन आज आपको आज़ादी, आज आप शिकवे बताएं अपने कि बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन, आप अगर कोई चूज़ करती है, कोई भी खातून चूज़ करती है या डॉक्टर बनती है, उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आज बॉल आपके कोर्ट में है। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये बात मैं बहुत अच्छी आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, उसके बाद मैंने पाकिस्तान में हाउस जॉब की, और उसके बाद मैंने अपनी गायनी की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग काफी सिग्निफिकेंट हिस्सा उसका पाकिस्तान में किया। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई और तकरीबन जितने साल मैंने पाकिस्तान में काम किया उतने साल मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया। अच्छा। तो मैं आपको दोनों हेल्थ सिस्टम्स का कंपैरिजन भी बता पाऊंगी। ठीक है। वैसे कंपैरिजन बनता तो नहीं है, कंपैरिजन कोई नहीं था पाकिस्तान का। बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं था। मैंने ये देखा, मैं देखिए कंपैरिजन नहीं था, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में हर चीज़ बुरी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान में भी मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कुछ सीखा। ठीक है। पाकिस्तान में काम करते वक्त जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि एक मेरी बड़ी ही मीगर सी सैलरी थी एज अ गवर्नमेंट। जब मैं मेडिकल ऑफिसर थी, एक बहुत मीगर सैलरी के अंदर एक बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स में मैंने काम किया हुआ है। ठीक है। हमारा 1 in 4, 1 in 5 टाइप रोस्टर होता था गायनी में। अच्छा। जिसमें एवरी 4th या एवरी 5th नाइट मेरी लगती थी। और उसके अंदर जो मेरी नाइट ड्यूटी होती थी वो सुबह 8 बजे उस दिन मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती थी और अगले दिन दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी होती थी। यानी कि ये 36 आवर्स की ड्यूटी बनती है एट अ स्ट्रेच। जी ठीक है। और उसके अंदर लेबर रूम में हम लोग ओवरनाइट 30, 40 नॉर्मल डिलीवरीज करते थे। ओवरनाइट? हाँ जी। और 15, 20, 25 सिजेरियंस करते थे। सो बहुत बिजी ड्यूटी होती थी। और उसके अंदर बहुत सारे अनबुक्ड पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप काम करते हो तो बहुत सारे दही इलाकों से पेशेंट्स आते हैं। ठीक है। जो एक तो लिटरेट नहीं होते, उनकी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती और उन्होंने 9 महीने कुछ खास चेक नहीं कराया होता। अच्छा। और वो बिल्कुल एंड पे आ जाते थे। जब हम उनसे हिस्ट्री लेते थे तो शादी को कितने साल हो गए हैं, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, सिजेरियंस हो चुके हैं। और अब 9th मंथ में जब पेन्स आ गई हैं, जब लेबर पेन्स आ गई हैं, तो पेशेंट चेकअप के लिए आ जाता है। ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने बुकिंग कराई होती थी, रेगुलर पेशेंट्स भी होते थे और बहुत सारे अनबुक्ड पेशेंट्स भी आते थे। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये क्यों कहा जाता है, जैसे आपने बात की ऑस्ट्रेलिया में भी आपने प्रैक्टिस की, पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस की, अब जो नौजवान डॉक्टर्स हैं या जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमने तो UK जाना है, USA जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है। क्या वजह है? सैलरी कम है ये वजह है या फिर सेफ्टी इश्यूज हैं यहाँ पर? क्या वजह? सेफ्टी इश्यूज तो चलें वो भी हैं, लेकिन जो मेन रीजंस हैं, एक तो फाइनेंशियल हैं, जो हमें सैलरी मिलती है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक, और दूसरा वर्किंग एनवायरनमेंट, और दोनों ही बहुत बुरे हैं। ठीक है। बहुत ही बुरे हैं। सैलरी बहुत मीगर दी जाती है। आजकल क्या सैलरी है, देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस सैलरी को जो दूसरे ममालिक में सैलरी है उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन, इट इज वेरी लिटिल। वो इतनी सैलरी है जिसमें एक डॉक्टर अपना गुजारा नहीं कर सकता।
ठीक है। अगर करेगा तो बहुत ही हैंड टू माउथ होके करेगा, और अगर अपना कर लेगा, अगर उसके बच्चे होंगे तो फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए सैलरी की बात तो होगी। दूसरा वर्किंग राइट्स, डॉक्टर्स के कोई वर्किंग राइट्स ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और वर्किंग राइट्स तो चले एक अलग बात है कि चले डॉक्टर के वर्किंग राइट्स ये होते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा आप एक डॉक्टर से काम ना करवाएं। एट अ स्ट्रेच एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा उससे ड्यूटी ना कराएं, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। लेकिन लोगों की जिंदगियां भी तो डॉक्टर्स के हाथ में होती है ना। हाँ जी, वो होती हैं, लेकिन वही बात है कि डॉक्टर का आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो। ओवरनाइट 36 घंटे की मैंने ड्यूटी करनी है। ठीक है। और उस पर इतने पेशेंट्स मेरे सर पे सवार होंगे, जिनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली दफा 9th मंथ में चेक कराने आए हैं, उनके पास कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई उनके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है। चले एक पेशेंट की हालत खराब हो गई है बिल्कुल, और वो मौत के मुंह में है। अब डॉक्टर को मसीहा तो कहा जाता है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर एक शिकवा आप डॉक्टर से भी है, आपसे नहीं है, डॉक्टर सबसे डॉक्टर से है। डॉक्टर क्यों इतने हार्श हो जाते हैं? वो डांट रहे होते हैं पेशेंट को कि इस टाइम पे आ गए हो या आ गई हो, अब मैं चेक नहीं करूंगा, कहीं और रेफर कर देते हैं। वो डांट रहे होते हैं लिटरली। क्यों ऐसा करते हैं डॉक्टर? क्यों इतने सख्त होते हैं? देखें, वो ना उस डांट के अंदर ना उनकी एक फ्रस्ट्रेशन छुपी होती है, जो रीजन अभी मैंने आपको बात की कि एक डॉक्टर है जिसने 36 घंटे की ड्यूटी करनी है और उसके अंदर उसने बेबा पेशेंट देखने हैं। मतलब फ्रस्ट्रेटेड होकर डॉक्टर डांट रहे होते हैं पेशेंट को। आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जाहिर है, देखिए डॉक्टर भी तो एक इंसान होता है ना। अब हम लोग हर बंदे को फ्रस्ट्रेट होने का हम लोग एक मार्जिन देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि डॉक्टर्स को लोग समझते हैं कि ये तो कोई शायद किसी और प्लैनेट से आई हुई मखलूक है। डॉक्टर भी तो इंसान है ना, उसके भी तो कुछ जज्बात हो सकते हैं। सो मेरा मतलब है, जब आप एक डॉक्टर से एक तो इतनी लंबी ड्यूटी करवाएं, उससे इतने ज्यादा पेशेंट्स चेक करवाएं, और उसमें इतने सारे पेशेंट जो कि अनबुक्ड भी चेक करने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हुए ना आप किसी पेशेंट को रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, यू गेट व्हाट यू गेट। अब मरीज आ गई है, अब वो आपके ऊपर है, और अगर उसको कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है। ये देखें, ये डॉक्टर के कंधे के ऊपर एक बहुत बोझ है कि अगर कुछ हो गया तो वो डॉक्टर तो अपने सारे सीनियर्स को जवाब दे, और आज तो एक सेकंड में डॉक्टर वायरल हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर हर एक के हाथ में फोन है, और वो आपकी वीडियो बनाएगा और आपको भेज देगा, और आपकी शिकायत हो जाएगी। सो एक देखें, ऐसा कि एक एनवायरनमेंट के अंदर डॉक्टर ने सर्वाइव करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक और भी पॉइंट रेज करूंगी। आपने मोबाइल फोन की बात की है। मियां चन्नू का ही वाकया है कि एक मेडिकल ऑफिसर THQ हॉस्पिटल में पेशेंट को चेक कर रहा था, और वहां पर उसकी वीडियो बना ली जाती है, और ये कहा जाता है कि ये हरास कर रहा है उस पेशेंट को। उस हवाले से डॉक्टर्स कितना ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि हमारी कोई वीडियो ना बन जाए, और उसके बाद अगर ये वीडियो बन गई तो फिर ये वायरल हो जाएगी और फिर हमारा करियर स्टेक पे आ जाएगा। देखिए, मैं ना ऐसा की एक सिचुएशन से पहले मैं खुद भी गुजरी हूँ। एक दफ़ा मेरी भी एक पेशेंट ने ना मैं उसके घर वालों की काउंसलिंग कर रही थी, उसके घर वालों ने मेरी वीडियो बना ली थी। ठीक है, आपको पता है उस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ वो मरीज अहम था और उसकी जान अहम थी, और डॉक्टर मेरे लिए एज अ डॉक्टर मेरा पेशेंट सबसे अहम होता है, और उस वक्त मेरा सारा ध्यान पेशेंट पे होता है। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी कोई वीडियो बना रहा है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, वही बात आ जाती है कि एक ह्यूमन बीइंग है ना डॉक्टर, अगर वो मरीज पे ध्यान देगा, या तो वो इसी बात पे बस ध्यान देता रहे कि मैं, देखिए डॉक्टर इज नॉट अ मीडिया पर्सन, वो उसको ही और शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई उसको वीडियो टेप करेगा या कोई इसी पिक्चर्स बनाएगा। अगर एक क्रिटिकल पेशेंट उसके सामने आया है तो मेरा ख्याल है वो और कुछ नहीं सोचेगा, उसने उस पेशेंट को बचाना है। और जैसा ये मियां चन्नू वाला वाकया है, इसमें भी देखें, एक बुरी हालत में एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आया है, वो क्या सोच रहा है, उसने उस पेशेंट को चेक करना है, उस पेशेंट का उसका रिस्पांस देखना है, उसे क्या पता। और मेरा ख्याल है वो घर वालों को भी मरीज से ज्यादा शायद डॉक्टर की टेंशन पड़ी हुई थी। जो मरीज उनका बुरी हालत में आया, शायद वो उसके बारे में वरिड नहीं थे। क्योंकि मुझे लगता है इंसान एक वक्त में एक ही चीज सही तरह सोच सकता है। ठीक है, या तो वो पेशेंट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, या तो वो, तो इसलिए जब मैं ऐसा की सिचुएशन में थी, मेरे लिए तो मेरा पेशेंट अहम था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई मेरी वीडियो बनाएगा। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि मेरा प्राइमरी पर्पस, मेरा प्रोफेशन भी यही है कि मेरे लिए पेशेंट अहम है। चलिए, ये तो मोबाइल की बात होगी ना, लेकिन जब हम दूर दराज इलाकों की भी बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जाहिर है जो फीमेल डॉक्टर्स की रेशो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और जो मेल डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मैं गाँव देहातों की बात कर रही हूँ, दूर दराज इलाकों की बात कर रही हूँ, वहाँ पर जो पेशेंट के लवाहकीन है या उनके फैमिली है, वो ज़रा रेजिस्ट करती है कि नहीं, हमने मेल डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना। तो वहाँ पर कितना चैलेंजिंग होता है कि पेशेंट को भी समझाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करनी है कि नहीं, चेकअप करवाना ज़रूरी है। हाँ जी, देखिए ये तो जाहिर है, ये और तो किसी हद तक भी लेना है विद इन मिनट्स। ये तो हमारा एक थोड़ा सोशल कल्चरल एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसमें जाहिर है, इस पे डॉक्टर, अगर मेल डॉक्टर ने फीमेल को चेक करना है तो
ये तो एक बहुत ये जाहिर है ये एक चैलेंज इन इटसेल्फ है। ठीक है। और उसके लिए ये कि जाहिर है अब हमारी इतनी वही बात है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी इतना प्रिविलेज नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर एक मेल डॉक्टर एक फीमेल को चेक करता है, या एक फीमेल एक मेल को अगर चेक करती है, और अगर कोई प्राइवेट एग्जामिनेशन करना होता है तो उसके लिए एक शैपरॉन हम लोग जो है वो यूज करते थे, एक नर्स को खड़ा कर लेते थे एज अ शैपरॉन, ताकि वो एक गवाही है कि मैं इस पेशेंट को प्रोफेशनली चेक करने लगी हूँ और मुझे इसका प्राइवेट एग्जामिनेशन करना है, ताकि बाद में वो पेशेंट को कुछ ऐसा ना कह सके कि डॉक्टर ने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया। ठीक है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना रश होता है, वहाँ ये शैपरॉन वाले नखरे नहीं हो सकते। वहाँ पे सिर्फ मरीज होता है और डॉक्टर ने उसको चेक करना होता है और उस वक्त मरीज की जान बचानी होती है। ठीक है। तो उस हिसाब से अब जाहिर है आई डोंट नो इस सारी सिचुएशन को कैसे, क्योंकि मैं तो फीमेल हूँ, तो मैंने अगर फीमेल्स को चेक किया तो मुझे तो ये चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा। लेकिन ये मियाँ जनू वाले वाकई में एक डॉक्टर ने मेल ने फीमेल को चेक कर लिया और वो बुरी हालत में पेशेंट आ गई और उसको चेक उसने कर लिया और उसकी वीडियो बन गई। सो दैट वाज आई थिंक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा मतलब है देखिए दैट इज बियॉन्ड लाइक, मेरा मतलब है ये तो बहुत ही गलत है, एक डॉक्टर के साथ बहुत ही ज्यादती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा आपने बात की थी कुछ ऐसी पेशेंट्स की जो कि प्रेग्नेंट थी और 9वें महीने में भी आपके पास आ रही होती हैं, चेकअप कहीं और से करवा रही होती हैं या कभी कभी नहीं भी करवा रही होती है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लैंड होती हैं जब उनकी हालत खतरनाक हो जाती है, सीरियस हो जाती है। उस टाइम पे फिर डॉक्टर्स को कितना बुरा भला कहा जाता है जब डॉक्टर केस नहीं पकड़ रहे होते, क्योंकि ससुराल वाले कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी करें, मैके वाले कहते हैं कि हमारी बच्ची तकलीफ में है, आप इनका सी सेक्शन कर दें। वहां पे डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है? देखिए इसमें ना एक तो हमारा वही कल्चरल सोशल इशू है कि मैके वाले और ससुराल वाले जो है ना उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती है। इसमें मैंने ये बहुत देखा है कि जो इन लॉज की साइड है, जो कि सास होती है, उसकी बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि मेरी बहू की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए, वरना इसको तो बहुत ज्यादा हमें रेस्ट करवाना पड़ेगा, बेड रेस्ट करवाना पड़ेगा। ये प्राइवेट प्रैक्टिस में, आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, प्राइवेट प्रैक्टिस में मेरे साथ रोज होता है। ठीक है। एक सास को पहले सिजेरियन के लिए मनाना बहुत मुश्किल लगता है और वो अमूमन नहीं, हस्बैंड को नहीं मनाना पड़ता, सास को मनाना पड़ता है। हाँ जी, ज्यादातर सास आती है ना लेडी डॉक्टर को चेक कराने, ज्यादातर सास आगे होती है और हस्बैंड थोड़े पीछे होते हैं, बैक फुट ले लेते हैं, क्योंकि उनको ये कहा जाता है ये खवातीन का मसला है और ये लेडी डॉक्टर से हम ही बात करेंगे और ये तुम पीछे हो जाओ, क्योंकि हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, हमें पता है कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल है 2 दिन पहले का वाकया होगा। मेरी एक पेशेंट थी, उसकी पहली प्रेगनेंसी थी। ठीक है। उसके साथ उसकी मदर इन लॉ आई और मैंने उनको समझाया कि बेबी का वेट बहुत ज्यादा हो गया है, 9th मंथ का एंड हो चुका है, 10th मंथ स्टार्ट हो चुका है और बेबी का वेट काफी ज्यादा है, तो ये और अभी तक बेबी का हेड इंगेज नहीं हुआ और जो यूट्रस की जो ओपनिंग है वो ओपन होना नहीं स्टार्ट हुई, तो इस पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आप इनका प्लान्ड सिजेरियन करवा लें, बल्कि आज आप इनको एडमिट कर दें। ठीक है। वो आंटी 3-4 दफा मेरे पास आई और मैंने उनकी बहुत काउंसलिंग की और उनको बस एक ही जिद थी कि मेरी बेटी की 3 नॉर्मल डिलीवरीज आप ही ने की हैं, वो इधर ही हुई हुई हैं, अब आप इसका सिजेरियन क्यों कह रही हैं? और उनको ये था कि हाँ देखिए अगर सिजेरियन होगा फिर देर लगेगी ठीक होने में और फिर जो है वो जाहिर है पेशेंट की रिकवरी में टाइम लगेगा। मैंने कहा वो तो है, लेकिन माँ और बच्चे की सेफ्टी भी तो देखनी है। मैंने उनको बहुत समझाया और वो पेशेंट ने उन खातून ने अपनी बहू को एडमिट नहीं कराया। ठीक है। और रात 12 बजे लेबर पेन्स में जब उस पेशेंट बेचारी को गैस्ट्रो हुआ था और उस पेशेंट के बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया हुआ था, उस सिचुएशन में उसकी मदर उसको लेके आई। ठीक है। और अगले दिन मुझे बताया गया कि हाँ जी उस पेशेंट का रात 12 बजे सिजेरियन हो गया। ठीक है। इसका मतलब मकसद ये कहने का है कि हमेशा डॉक्टर गलत नहीं भी कह रहा होता। हमारे पे बहुत ज्यादा इल्जाम है कि हर डॉक्टर सिजेरियन ही कर देते हैं, ऐसा जरूरी भी नहीं है। बहुत, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होता है कि हमेशा फैमिली को ये लगता है कि डॉक्टर जान के सिजेरियन बता रही है और ये गलत ही कह रही होगी। और वही बात है, बिल्कुल ये हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी इस चीज का जिक्र किया था कि डॉक्टर हमेशा ये कह रहे होते हैं, वालिदैन की तरफ से या घर वालों की तरफ से, पेशेंट की जो रिलेटिव है उनकी तरफ से कहा जाता है कि डॉक्टर सी सेक्शन करवाना चाहते हैं, वो पैसे बटोरना चाहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी तो पाकिस्तान में वैसे ही नहीं हो रही होती क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि सी सेक्शन करवा लें। ये देखिए इसमें बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। आप कभी भी लाइफ में किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते और सब डॉक्टर्स के ऊपर उसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स की रेपुटेशन होती है कि वो लोग सिजेरियन करते हैं, लेकिन काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो एक बड़ा फेयर ट्रायल ऑफ लेबर पेशेंट को देते हैं और सही बताते हैं और उस डॉक्टर की भी रेपुटेशन होती है और पता चल जाती है। उसके अलावा जो 9 महीने ये खवातीन बहुत सारी होती हैं जो छोटी मोटी LHVs को, दाई टाइप को किसी को चेक करा लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। और उसके बाद जो है वो 9th मंथ में डॉक्टर के पास ले आते हैं। उस वक्त ना उनके पास, वही बात है, ना उनके पास कोई प्रॉपर एंटीनेटल केयर का रिकॉर्ड होता है, ना उनके पास कोई ब्लड टेस्ट होते हैं, ना कोई अल्ट्रासाउंड होता है।
तो एज अ डॉक्टर आप इस बात को समझे कि एक पेशेंट डिफिकल्ट हिस्ट्री के बाद आइए, हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर आसमानों पे होगा। अगर उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई आ रहा है, पहले उसके 2-3 सिजेरियन हुए हैं, उसको लेबर पेन्स आ रही हैं, वो इतना रिस्की पेशेंट है। अब उस पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी भी होने वाली है, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इस तरह का पेशेंट अगर ऑस्ट्रेलिया लैंड कर जाता था ना, तो ऐसी पहली बात तो वहां पे ऐसा कोई पेशेंट लैंड ही नहीं करता। वहां पे सारे पेशेंट्स का पहले से रिकॉर्ड होता है। ठीक है। और मुझे याद है उस वक्त जब मैंने देखना, मिडवाइफ्स ने इतनी बातें करनी कि पेशेंट अब आइए चेक कराने, और वो इतना बड़ा एक केस बन जाना कि इस पेशेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और पाकिस्तान में इस तरह के सैकड़ों मरीज हम ओवरनाइट निपटाते हैं। कॉरिडोर्स में, हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में बच्चे डिलीवर हो रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ, ये सारे सब कुछ होता है। और पेशेंट जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाता है तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। जो भी पेशेंट, यू गेट व्हाट यू गेट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट आया आपने लेना ही लेना है। पाकिस्तान में चाहे उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल। उस वक्त हाउस ऑफिसर्स जो बेचारे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको भगाया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। ब्लड लेके आओ, ब्लड लेके आओ, पेशेंट का सिजेरियन करना है, खुद ही ब्लड टेस्ट कराए, ब्लड अरेंज किया, किसी तरह पेशेंट को थिएटर शिफ्ट कराया, उसकी सर्जरी की, जो भी किया, बस पेशेंट को सेफली फारिग करने की कोशिश की। डॉक्टर साहिबा, एक और जो पेशेंट की जो फैमिली है ना, उसी तरफ से शिकायत आती है, वो ये है कि डॉक्टर हमेशा एपिड्यूरल लगा देते हैं, एनेस्थीसिया लगा देते हैं, और उसके बाद फिर वो डिलीवर करवाते हैं बेबी को। ये क्यों कोई मिथ है क्या? इसके बगैर एपिड्यूरल, देखिए एपिड्यूरल इज ऑलवेज ऑन डिमांड। नहीं, देखिए उसके बाद वो कहते हैं ना कि सारी जिंदगी कमर में आपके दर्द रहता है। हाँ, देखिए इसकी तो पहली बात तो ये कि स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल की बैकएक के साथ कोई लिंक नहीं है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारी कम्युनिटी में ये है कि स्पाइनल मैंने नहीं लगवाना, मैंने पूरी बेहोशी लेनी है, क्योंकि उससे कमर में दर्द होती है। और सब रिलेटिव्स पेशेंट को भड़काते हैं कि आपने कमर में टीका नहीं लगवाना, वरना सारी जिंदगी। वही बात आ जाती है। अगर हम जिस अगेन मैं ऑस्ट्रेलिया वाले टाइम को कंपेयर करूं तो देखिए पूरी दुनिया में स्पाइनल एनेस्थीसिया इज सेफ, और उसके अंदर ही पेशेंट्स का सिजेरियन किया जाता है। ठीक है। पूरी बेहोशी जनरल एनेस्थीसिया सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है। जब आपने विद इन 2-3 मिनट्स बेबी को आउट करना है, दैट इज वेरी रेयर। अगर आप प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गई है, अगर पेशेंट को इक्लेम्प्टिक फिट्स पड़ रहे हैं, वो बड़ी रेयर केस है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम स्पाइनल में सर्जरीज की जाती हैं, सिजेरियन पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट के पास ये लग्जरी होती है कि वो जनरल एनेस्थीसिया चूज करता है। ठीक है। और बल्कि जनरल एनेस्थीसिया ना सिर्फ माँ के लिए खतरनाक है, वो बच्चे के लिए भी सेफ नहीं है। उसमें बच्चा बहुत सेडेटेड निकलता है, और बच्चे पीडियाट्रिशियंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप पूरी बेहोशी दें। ठीक है। और ये एक ऐसा बड़ा मसला है जिसे हम रोज डील करते हैं, और हर वक्त पेशेंट ये इस बात पे बहस करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आपने माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी की बात कर ली है, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी जरा डॉक्टर की सेफ्टी के हवाले से। जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या चैलेंजेस पाकिस्तान में मौजूद हैं इस टाइम? क्या क्या फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस? देखिए, आई थिंक इट इज द राइट टाइम आपने मेरे से सवाल किया है, बिकॉज अभी अभी वो क्वेटा वाला एक वाकया हुआ है। ठीक है। देखिए, एक लेडी डॉक्टर है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ठीक है। और उसके अंदर एक हॉस्पिटल का ही एक वर्कर है जिसने, बिल्कुल लिफ्ट ऑपरेटर है, जिन्होंने उनके फेस पे एसिड फेंक दिया। अब देखिए, देखा जाए तो एक डॉक्टर भी सेफ नहीं है ना, और एक डॉक्टर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है। ठीक है। अब हमारी आई थिंक बल्कि हमेशा ये कंसिडर किया जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन फीमेल्स के लिए बहुत सेफ है, बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। लेकिन अगर इस तरह का वाकया हमारे मुल्क में होता है तो देखिए उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा आने वाली अपकमिंग जनरेशन के ऊपर। उसका क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा डॉक्टर्स की। हाँ जी, नाइट ड्यूटीज के बगैर तो ये एक ऐसा पेशा है जिसमें नाइट ड्यूटीज के बगैर काम ही नहीं हो सकता। मेडिकल में इमरजेंसी, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन। पूरी रात औरतों ने काम करना है, तो देखिए औरतों की सेफ्टी के लिए मैं बहुत चाहूंगी कि हमारी हुकूमत कुछ करे। फीमेल डॉक्टर्स की सेफ्टी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। और देखिए, जो बंदा ऐसे कोई भी इस तरह, अब पहली बात तो ये कि कोई वो बंदा एक तो हॉस्पिटल का वर्कर था, उस पे कैसे आप उसको, वो तो कोई ऐसा भी नहीं था कि चले आप हॉस्पिटल के गेट पे कोई गार्ड्स होने चाहिए जो किसी आउटसाइडर को एंटर ना होने दे, दैट इज अ सेपरेट थिंग। और एक अगर एक हॉस्पिटल का लिफ्ट ऑपरेटर है, तो देखिए मेरा मतलब है कि हमारे माशरे में औरत कहीं पे भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा जनरल लेकर चलूंगी। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फीमेल डॉक्टर्स के लिए सेफ हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो सेफ हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये एक लिफ्ट ऑपरेटर वाला वाकया हुआ है। उसके अलावा जो पेशेंट्स के लवाहिकीन आते हैं, पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि एक औरत आ रही है चेक कराने, लेट से एक लेडी डॉक्टर को, तो उसके साथ जिस वो जब इमरजेंसी में आएगी तो उसके साथ बहुत सारे अटेंडेंट्स। वैसे मेल्स को तो लेबर रूम में एंटर नहीं किया जाता, खवातीन बहुत सारी आ जाती हैं, कभी कभार बहुत सारे अटेंडेंट्स आते हैं और उनको थोड़ा कंट्रोल भी करता है जो ज़ाहिर है गार्ड खड़ा होता है लेबर रूम के दरवाजे पे, लेकिन ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इट इज एन लाइक यू नो, ऐसे और अक्सर डॉक्टर से लड़ाई भी हो जाती है। हाँ जी, तक हो जाती है। जी। और ये तो मेरे ख्याल है कुछ दिनों बाद ही कोई ना कोई वीडियो बन जाती है और हम लोग देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ होता है। तो फीमेल डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा
आप वही बात आ जाती है, मुझे लगता है इट इज़ लाइक अ बैटलफील्ड इन इटसेल्फ। ये किस्म का एक जंग का मैदान है ख़वातीन के लिए, क्योंकि जनरल पब्लिक के साथ आपका जो है वो सामना करना आपको पड़ता है। और बहुत हर तरह का बंदा आता है और उसका हर तरह का ज़ाहिर है उसका मिजाज होता है और उसके साथ डील करना। तो मेरा मतलब है कि फीमेल डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए मुझे लगता है इट इज़ हाई टाइम कि कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल। और उनके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए कोई सपोर्टिव स्टाफ होना चाहिए। ठीक है। और जहाँ पे डॉक्टर्स की ये ड्यूटीज ओवरनाइट चल रही होती हैं वहाँ पे कोई सपोर्टिव स्टाफ तैनात होना चाहिए। ताकि जहाँ पे उनके साथ वायलेंस हो या कुछ भी हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे लिखा इट वॉज अ नो वायलेंस पॉलिसी। वो वहाँ पे लिखा होता था कि जी आपने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की तो आपको इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर फादर जो हैं बेबी के वो जाते हैं। हाँ जी, वो जाहिर है वहाँ पे एक प्राइवेट सेटअप होता है डिलीवरी का, एक रूम के अंदर एक डिलीवरी हो रही होती है, उसमें हस्बैंड जाता है। हाँ। लेकिन वही बात आ जाती है कि इट इज अ नो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। मेरा मतलब है दैट वाज समथिंग पार्ट एंड पार्सल के जहाँ थोड़ी सी भी बदतमीजी की सिक्योरिटी को बुला लिया जाता है और उस बंदे को बाहर निकाल दिया जाता है कि डॉक्टर के साथ वायलेंस नहीं हो सकती। ठीक है। सो ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हमारी कौम को समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत को इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि फीमेल डॉक्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स ही फीमेल एट द एंड ऑफ द डे फीमेल पेशेंट्स को केटर करेंगी और उनके बहुत सारे काम करती हैं। सो आई थिंक उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि लेडी डॉक्टर या जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर अगर आप लेडी डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो फिर ब्रेन ड्रेन तो हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मेडिकल ऑफिसर्स या फिर डॉक्टर्स यकीनन यूके, यूएसए या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह ही प्रैक्टिस वहाँ जाके उसको कैरी ऑन करेंगे। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।